अब हम बात करेंगे पीरियड में, वेरिएशन इन पीरियड। ठीक है, आयनिक डाई का हम पीरियड में कैसा वेरिएशन, सॉरी पीरियड तो हो चुका है, ग्रुप में देखेंगे, सॉरी ग्रुप में आयनिक डाई कैसे वेरिएशन दिखाता है। ग्रुप कौन से होते हैं, जब हम टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से बॉटम आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऑन जैसे कोवेलेंट रेडियस में जैसे यूज कर रहे थे वैसे हम इसमें भी यूज करेंगे। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या क्या होता है, पहले क्या होता है, नंबर ऑफ शेल क्या होता है, इंक्रीज होने लगते हैं। क्या होता है, इंक्रीज होने लगते हैं। इंक्रीज क्यों होने लगते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे इनका पीरियड भी चेंज होने लगता है। ये पहले पीरियड का, ये दूसरे पीरियड का, या तीसरे पीरियड का, या चौथे पीरियड का, ऐसे ऐसे। एक बात पॉइंट लिख लो कि जो एलिमेंट जिस पीरियड का होगा उसमें उतने शेल होंगे, उसमें क्या होंगे, उतने शेल होंगे। और यहाँ पे हम बात किसका कर रहे हैं, आयन का बात कर रहे हैं। ठीक है, जो एलिमेंट जिस पीरियड का होगा उसमें उतने शेल होंगे। ये एलिमेंट के लिए होगा, एलिमेंट जब एलिमेंट क्या हो, अपने न्यूट्रल स्टेट में हो। न्यूट्रल स्टेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो। जैसे सोडियम का केस देखो, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो वो इसमें कितने सेल होंगे, 3 सेल होंगे। जैसे देख लो ना यार, ये सोडियम का न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 11। सोडियम किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। अब बात करें आयन की, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम क्या होता है, इन ए ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने लगता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने लगता है। देखो एग्जाम्पल ले लो, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, इतना ही के ले लो, जगह कम है। Li प्लस का लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे लेकिन क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये उसका न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में। हमने जो शॉर्टकट बताया कि एलिमेंट में कितने ऑर्बिट सेल होंगे वो किससे पता चलेगा, उसके पीरियड नंबर से। लेकिन यहाँ हम आयन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो फॉर्मूला मत लगा देना, यहाँ पे क्या है, आयन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ क्या होंगे, एक ही सेल होगा। ये सेकेंड पीरियड का है लेकिन इसमें एक ही सेल है। अगर हम Na प्लस का बात करें तो Na प्लस का न्यूक्लियस, ये उसका पहला सेल, ये दूसरा सेल, 2,8, एक और 2,8,1 होना चाहिए था 11, लेकिन Na प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है। K प्लस का बात करें तो उसमें कितना होना चाहिए था, 4 सेल होना चाहिए था, 2,8,8,1, लेकिन सिर्फ 2,8,8 ही होगा, क्योंकि पोटेशियम में 19 जो 19वां इलेक्ट्रॉन था वो निकाला जा चुका है, एंड के प्लस है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें 1 शेल, इसमें 2 शेल, इसमें 3 शेल, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। एक बात बताओ, जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो अंदर वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। इसमें अंदर वाले शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर वाले शेल में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब जब अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्या बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इन बढ़ने लगता है। इसका अंदर इसमें एक ही शेल है तो इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट का हम बात नहीं करेंगे, इसमें लगेगा ही नहीं। इन सब का बात करें और नीचे आते जाओगे, पोटेशियम के बाद रुबेडियम सीजियम इनका, तो क्या होगा, अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ 2 लोग मिलके 8 लोग को ढकेल रहे थे। ढकेल क्यों रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, रिपल्सन फोर्स, इनर मोस्ट अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच। 2 लोग मिलके 8 लोग को ढकेल रहे थे, यहाँ पे 10 लोग मिलके 8 लोग को ढकेल रहे हैं, तो किसमें ज्यादा दूर ढकेलेंगे, इस वाले केस में। तो क्या होगा, टॉप से बॉटम आने पे क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। और बात करें अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, उसका क्या होगा, देखो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, फोर्स किसके बीच,
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच। एक बात बताओ, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को दूर भेजने लगे, दूर फेंकने लगे, तो क्या होगा? जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पास आने का, वो क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि इनके और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये दूरियां फिलहाल है। गाना बढ़िया है यार। छोड़ो। देखो क्या होगा, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और दूर फेंकेंगे, दूर ढकेलेंगे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। यहाँ पे इतना डिस्टेंस था, यहाँ पे इतना डिस्टेंस हो गया, तो क्या होगा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। तो फिर हम क्या बोलेंगे, हैंस देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक में यहाँ पर हम आयनिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, आयनिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आएगा क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि पहले क्या होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को और दूर भेजेंगे, और दूर भेजेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस और बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब पास लाने की वाला फोर्स कम हो गया, बाहर और दूर फेंकने वाला फोर्स, कौन सा फोर्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, तो क्या होगा, दूर भेजेगा ज्यादा, तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। देयरफॉर आयनिक साइज इंक्रीजेस। देखो ये सब चैप्टर को एकदम कहानी की तरह सुनो, अच्छे से अपना नोट्स बनाओ और सिर्फ डॉट्स बनाते रहो। देखो जैसे आजकल सॉन्ग कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, हर हर शंभू, उसका मैक्सिमम लाइन संस्कृत में है। ठीक है, जो आजकल यूट्यूब पे अच्छा चल रहा है, उसका मैक्सिमम लाइन क्या है, संस्कृत में है। और इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन को संस्कृत तो आती नहीं, लेकिन फिर भी वो आजकल देख रहा हूँ, यंग है, बच्चा है या बड़े हैं, मैक्सिमम लोगों के फ़ोन में वही गाना क्या बोलते हैं चल रहा है। देखो समझ में वो गाना सबको नहीं आता क्योंकि मैक्सिमम लाइन उसका संस्कृत में है, लेकिन सब उसको बार-बार जब सुन रहे हैं तो धीरे-धीरे कड़ी को जोड़ रहे हैं कि हाँ, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। ठीक है? वैसे ही अगर आपको ये सब चैप्टर समझ में ना आए तो सिर्फ़ उनको बार-बार पढ़िए, सुनिए और देखिए और सिर्फ़ पॉइंट को बनाते जाइए। बताइए, अगर आप सिर्फ़ पॉइंट बनाते जाएँगे और एक पॉइंट पे आगे जाके पीछे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, आपको पॉइंट नहीं दिखेगा। अगर मान लो आप एक दिन में 4 काम कर दिए, 5 1, 2, 3 5 काम कर दिए और रात को अगर आप देखोगे कि मैंने कितना कितना काम किया, तो आपको एक पूरा लाइन दिखेगा कि मैंने ये 5 काम किया, ठीक है? अगर कोई आपको चीज़ समझ में ना आए, उसको तोड़-तोड़ के सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते पढ़ते जाओ, ठीक है? सिंपल है यार, ये सब चैप्टर तुम लोग को आना चाहिए। ये सब बेसिक है, 9-10 की क्लास का है, ठीक है? नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। अरे यार, इंसान है, इंसान ही गलती करता है, इंसान ही सीखता है, ठीक है? देखो यार, लाइफ है, होता रहता है, कोई पढ़ लेता है, कोई नहीं पढ़ पाता, कोई पढ़ लेता है, वो उसका रीज़न कुछ और होता है, कोई नहीं पढ़ पाता, उसका भी रीज़न कुछ और होता है। इसीलिए ज़्यादा अपने आप को कंपेयर नहीं करना कि मैं क्लास में टॉपर हूँ या मैं क्लास में लूज़र हूँ। देखो, कंपैरिज़न हमेशा अपने आप से होना चाहिए कि मैंने कल इतना किया था, आज मैं इससे ज़्यादा करूँगा। कंपेयर अपने क्लासमेट या अपने क्या बोलते हैं, नेबर में नहीं होना चाहिए, पड़ोसी में नहीं होना चाहिए कि वो उतना घंटे पढ़ रहा है तो मैं इतने घंटे पढ़ूँ वगैरह-वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। देखो, जो तुम्हारा कि एक होता है सेल्फ कंपैरिज़न, कंपैरिज़न कंपैरिज़न का स्पेलिंग क्या होता है? कंपैरिज़न। चलो यार, देख लेना, गलती हो जाए तो सही कर बता देना। और एक होता है सेल्फ कंपैरिज़न, का मतलब होता है आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर करते हो। कैसे कंपेयर करते हो? अपने डे को देख के कि कल मैंने कितना-कितना टास्क किया था, आज क्या-क्या टास्क किए कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे जो कंपैरिज़न होता है उसको बोलते हैं सेल्फ कंपैरिज़न। और दूसरा होता है जो हम अदर कंपैरिज़न,
जिसको जो हम दूसरे बंदे को देख कर के वो 10 घंटे पढ़ रहा है या वो क्लास में ऐसा है, वो क्लास में लूज़र है, वो देख के हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, वो होता है अदर कंपैरिज़न। आप हमेशा ये वाले फ़ील्ड में रहिए क्योंकि ना देखिए, जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे होंगे ना, उस टाइम दुनिया में कोई एक तो होगा जो पढ़ रहा होगा और जिस दिन वो आपसे मिलेगा, वो जीत जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने आप को कंपेयर करिए, अपने आप को अपडेट करिए, ठीक है? जब अगर दूसरे को देख के करोगे ना यार कि वो 3 घंटा पढ़ रहा है तो मैं साढ़े 3 घंटे पढ़ लेता हूँ, मैं उससे आगे रहूँगा। तो इस केस में आप सिर्फ़ 1 से आगे रहोगे। लेकिन आप जब सिर्फ़ अपने आप से अपना कंपैरिज़न करोगे ना उस दिन से आप अपने आप अपने आप से ही हज़ारों से आगे निकलते जाओगे, ठीक है? ये ना बड़े मैराथन के लिए काम होता है। ये होता है छोटे टाइम के हैप्पीनेस के लिए कि हाँ, एक दिन साढ़े 3 घंटा पढ़ लिए तो क्लास में 2 क्वेश्चन बता दिए तो हाँ, मुझको सब आ रहा है। अब जब कोई बड़ा मैराथन में जाओगे ना वहाँ पे ये काम देता है सेल्फ कंपैरिज़न, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है यार, जितना जल्दी समझ जाओ उतना जल्दी अच्छा है। और ये टाइम वेस्ट करना, टीवी देखना ये सब यूट्यूब पे बंद कर दो। क्योंकि देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ़ में टाइम। तो जहाँ भी दे रहे हो ना सोच समझ के देना क्योंकि ये कभी नहीं वापस आएगा, ठीक है? हमारा समझ में आ रहा है तो पढ़ो, नहीं आ रहा है तो जहाँ से आ रहा है समझ में वहाँ से पढ़ो। देखो तुमको आना चाहिए, मुझसे पढ़ो या किसी और टीचर से, वो मत मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है तुमको वो टॉपिक आया कि नहीं आया, ठीक है? और एक बात देख लो, अगर कोई लेक्चर देखते हो तो उससे रिलेटेड अपना बुक पढ़ो, क्वेश्चन ज़रूर लगाओ क्योंकि लेक्चर में आपको आया, नहीं आया देखो होता है ना जब हम लेक्चर खोल के बैठे रहते हैं तो लगता है कि हाँ, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन खोल के बैठोगे बुक का तब रियल डाउट क्लियर होगा कि क्वेश्चन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? और एक बात देख लो जब जो सब बोलते हैं ना कि डेली याद रखने के लिए आपको डेली पूरा कॉपी पढ़ना चाहिए, ऐसा बेवकूफ़ करते हैं, ठीक है? एक बात बताओ, आपको मैंने अब तक इतना सब कुछ पढ़ा दिया है, अगर डेली आपको ये पढ़ना पड़े कि मैं जब तक ये नहीं पढ़ूँगा मुझे याद नहीं रहेगा, तो वो बेवकूफ़ करते हैं। आपको अगर कुछ करना भी है ना कि कम टाइम में पूरा सिलेबस कैसे कवर किया जाए, तो आप शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है? अगर आपके टीचर ने बताया होगा तो ठीक है, नहीं तो बना लो भाई, भाई बोल रहा है। ठीक है? शॉर्ट नोट बनाओ। देखो, शॉर्ट नोट का मतलब कोई एक चैप्टर है ना, उसको 2 पन्ने में छोटे से छोटा आप कैसे लिख सकते हो और शॉर्ट नोट ऐसा होना चाहिए ना खाली आपको पल्ले पड़े और किसी को पल्ले ना पड़े, ऐसा वाला शॉर्ट नोट कि आप उसको देखो तो आप समझ जाओ कि आप आपने क्या लिखा था, ठीक है? मैं यही करता हूँ, कितना भी बड़ा चैप्टर हो उसको 3 2 3 4 या मैक्सिमम 3 4 5 पेज में उसको समेट के रख देता हूँ। अगर 50 पन्ने का चैप्टर है तो वो 5 पन्ने में मेरे पास हमेशा रहेगा और 50 पन्ने का कॉपी पढ़ने से अच्छा है मैं 5 पेज का कॉपी पढ़ूँगा, ठीक है? एक बात बताओ और लेकिन जो आप अपना शॉर्ट नोट पढ़िए लेकिन हफ्ते में या वीक में आप अपना 2-2 1-1 पन्ना सिलेबस की पूरा चैप्टर का भी पढ़ते जाइए, जिससे आपका जो डीप नॉलेज होगा वो भी बढ़ता जाएगा और आपका जो नॉलेज होगा पूरा सिलेबस से रिलेटेड वो भी शॉर्ट नोट के माध्यम से आपके पास ही रहेगा, ठीक है? देखिए यार इंसान का सबसे अच्छी आदत होती है भूलना, ठीक है? बहुत लोग आते हैं, चले जाते हैं, तो इंसान का सबसे अच्छा आदत क्या है? भूलना की इंसान क्या करता है? भूल जाता है। वो पढ़ाई करता है, वो भी भूलना अच्छी आदत है, इसीलिए क्या होता है रिवीज़न करना पड़ता है कि भूले ना, ठीक है? बहुत हो गया, एक क्वेश्चन लगाओ। जैसे क्वेश्चन छोड़ो यार जैसे देख लो कि ग्रुप 1 का आयनिक रेडाई कैसा दिखता है? Li+ का, Na+ का, K+ का, Rb+ का, Cesium+ का। देखो ये सब सभी लेक्चर बुक से लिए गए हैं और बहुत अच्छी मटेरियल से लिए गए हैं, इसलिए ना इसमें कोई शंका मत रखना कि ये कोई फेक जैसे ये सब वैल्यू कोई फेक होगा, ये सब बुक से लिए गए हैं यार, आप मिला सकते हो। देखो 4 राइटर ने लिखा होगा थोड़ा बहुत तो वैल्यू इधर-उधर होगा, लेकिन जो एग्ज़ैक्ट बताने का तरीका होगा वो तो सेम ही होगा सबका 0.95 एंगस्ट्रॉम, K+ का कितना साइज़ होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम, Rb+ का 1.48 एंगस्ट्रॉम, Cesium+ का 1.69 एंगस्ट्रॉम। देखिए आपको दिख रहा है कि ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है? डाउट क्लियर? इस वीडियो से रिलेटेड इतना ही। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। खुश रहिए और ऐश करिए और अपनी लाइफ़ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।